राजीव, मैं आपसे समझना चाहूंगी, ये सीधी सीधी बात है भाई, दिल्ली का रास्ता लखनऊ से ही होकर गुजरता है, लेकिन इससे पहले विपक्षी एकता 23 जून को बैठक होने वाली है, उससे पहले तेलंगाना केसीआर की तरफ से बयान, फिर ममता बनर्जी की तरफ से, केजरीवाल की तरफ से, अब अखिलेश भी कह रहे हैं भाई यूपी छोड़ दो। एक तरफ विपक्षी एकता को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन दूसरा, अगर यूपी में सॉफ्ट हिंदुत्व या पहले जो एमवाई की राजनीति करते थे फिर एमवाईडी की करने लगे, अब पीडीए की रणनीति एक सामने आई है, क्या इसके सहारे अखिलेश की नैया यूपी में पार हो जाएगी? देखिए पूजा, ये जो चुनाव होते हैं ना, इसमें दिलचस्पी और रोमांचक तभी होते हैं जब टीमें बराबर की खेलती हो और खिलाड़ियों में से कुछ ऐसे हो जिनकी रणनीति का पता विपक्षी दल को या देखने वाले को ठीक उसी तरह जैसे क्रिकेट के मैच में रोमांच अगर आपको पैदा करना है तो दोनों टीमों में एक दो खिलाड़ी ऐसे होने चाहिए जो हैरत अंगेज प्रदर्शन या हैरत अंगेज फैसले करके मैच का पासा पलट सकते हो। उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में मैं बात कहूँगा कि ये जो चुनावी रोमांच है वो मुलायम सिंह के नहीं होने की वजह से वो रोमांच पैदा नहीं हो पाता है। अखिलेश यादव की बात जो उन्होंने पीडीए की कही है, अगर पीडीए पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक एक साथ हो जाएं तो फिर तो उत्तर प्रदेश में कहीं कोई लड़ाई है ही नहीं। ये 85% की बात है। मैं हमेशा कहता हूं कि मंडल और कमंडल की राजनीति 85-15 की राजनीति है। जो पीडीए अखिलेश यादव कह रहे हैं वो मंडल की सियासत है, और जो पीडीए जो भारतीय जनता पार्टी की 85-15 की वो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी एमएम की पॉलिटिक्स है। तो वो मेजॉरिटी को एक तरफ यानी हिंदुत्व को एक तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं और माइनॉरिटी को एक तरफ करते हैं, और ये पिछड़ों दलित और पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों की बात करते हैं। दूसरी बात यह है कि अखिलेश यादव के पास जब से पार्टी आई है और जब से उनके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है पूजा, तब से केवल प्रयोग कर रही है। 2017 में इतनी ह्यूज मेजॉरिटी के साथ 12 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, लेकिन 14 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों करारी शिकस्त खाने के बाद अखिलेश यादव ने एकाएक एक ऐसा फैसला किया, जब राहुल गांधी के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन किया और एक झटके में 100 सीटें दे दी। नतीजा आपने देखा सिफर रहा, कोई फायदा उसका चुनावी समाजवादी पार्टी को नहीं मिला। ठीक 2 साल बाद बीएसपी से जाके समझौता किया अखिलेश यादव ने, नतीजा सिफर रहा। 0 सीट से मायावती 10 सीट पर पहुंच गई और अखिलेश यादव की पार्टी वहीं की वहीं रह गई। 2022 में उन्होंने फिर प्रयोग किया, जब छोटे राजनीतिक दलों के साथ उन्होंने समझौता किया, नतीजा सिफर रहा। सरकार तो नहीं बढ़ी, सीटें ज्यादा बढ़ी, और वो इसलिए बढ़ी कि आजादी के बाद उत्तर प्रदेश में मुसलमानों ने एक मुश्त वोट किसी भी पार्टी को यूपी में उतना नहीं दिया था जितना अखिलेश यादव को 2022 में दिया था। इससे उनके वोटों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई और उनसे सीटों की कुछ और भी पिछड़े दल के लोगों को उन्होंने जो साथ लिया था उसका फायदा मिला। लेकिन जितने पिछड़े दल के नेता उनके साथ 2022 में गठबंधन में थे, अब उनके साथ उनकी दूरियां बन चुकी हैं। तो सवाल यह है कि पीडीए कहने से क्या 85% वो आपके साथ है, क्योंकि आप ऑलरेडी 2019 में बसपा के साथ गठबंधन कर चुके हैं, आप सारे प्रयोग कर चुके हैं। अखिलेश यादव एक नया प्रयोग करना चाहते हैं, वो सामने आएगा कि देखा जाएगा। लेकिन दूसरी बात, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में अगर इलेक्शन के पैटर्न की बात आप करेंगे तो अब इलेक्शन अलग अलग तरीके से हो रहा है। राज्यों के चुनाव अलग सेंटिमेंट्स पे होते हैं, लोकसभा के चुनाव अलग सेंटिमेंट्स पे होते हैं, और स्थानीय चुनाव अलग सेंटिमेंट्स में होते हैं। आप बताइए कि रामनगर रामपुर चेयरमैन जिला जो अभी चुनाव हुआ था नगर निगम का, तो रामपुर में जहाँ की मुस्लिम आबादी 50% नहीं बल्कि शहर की तो 60% से ज़्यादा है, वहाँ समाजवादी पार्टी ने भी मुस्लिम कैंडिडेट दिया। आम आदमी पार्टी की वहाँ मेयर की कैंडिडेट 10,000 से ज़्यादा वोटों से जीत गई। उस रामपुर में जहाँ आजम खान है, उस रामपुर में जहाँ कोई सोच ही नहीं सकता था कि नगर पालिका चेयरमैन का चुनाव आम आदमी पार्टी जीत सकती है, वो 10,000 वोटों से जीती थी। ये एक आईना है कि मुस्लिम वोटर या अगेंस्ट मोदी जो वोटर है वो किस पैटर्न पर वोट देता है। और दूसरी बात, अगर आप संभल जाएं, संभल में जो चेयरमैन जीता वो ओवैसी की पार्टी एमआईएम का चेयरमैन जीता है। संभल और रामपुर में समाजवादी पार्टी के चेयरमैन के उम्मीदवार तीसरे और चौथे स्थान पर चले जाएं, तो अखिलेश यादव को ये सोचना चाहिए कि वोटिंग पैटर्न क्या है और किस तरीके से है। तभी मैं कहता हूं कि मुलायम सिंह की कमी खलती है। जहां तक बात पिछड़ों को एक करने की है, समाजवादी पार्टी पिछले 2 दशकों से ज़्यादा पिछड़ों की पार्टी के तौर पर रही है, लेकिन पिछड़े उनके साथ अपने आप को
उस तरह से अलाइन नहीं करते हैं। वो क्यों नहीं करते हैं, ये भी सोचने वाली बात है। और इसी का फायदा बीजेपी ने पिछले 3 चुनाव में उठाया है, जब समाजवादी पार्टी को उसने मुस्लिम यादव समीकरण वाली पार्टी के तौर पर सीमित कर दिया और मायावती को सिर्फ दलित वोटर, उस दलित वोटरों में भी एक तरफ से सेट कर दिया। और मायावती के साथ जो ओबीसीज थे उनको बीजेपी अपने पाले में लाने में कामयाब हुई है, और समाजवादी पार्टी में भी जो ओबीसी जुड़े थे उनको अपने पाले में लाने में कामयाब हुई है। अब उत्तर प्रदेश की सियासत को समझने वाले लोग देखें कि पिछले 5 वर्षों में या पिछले 7 वर्षों में अखिलेश यादव ने औरों को जोड़ने के लिए क्या क्या किया है। ये सवाल उत्तर प्रदेश में है। जहाँ तक बात उनके राजनीतिक रसूख की है, इसमें कोई दो राय नहीं कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की गाजीपुर से गाजियाबाद तक सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। सबसे ज़्यादा विधायकों की संख्या है, सबसे ज़्यादा वोटों का उनके पास प्रतिशत भी है। लेकिन विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव में दिक्कत यह है कि यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है, और योगी और मोदी की जोड़ी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बहुत मजबूत स्थिति में ले जाती है। तो एक बहुत बड़ी चुनौती उनके पास है। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी ज़मीनी हकीकत भी समझने में मुझे लगता है कि हमेशा से नाकामयाब रही है। 2 विधायक उसके हैं, जिसमें दोनों विधायक मैं कहता हूं कि अपनी बदौलत है वो हाथ के पंजे का चुनाव चिन्ह उनके लिए उसके लिए वो मोहताज नहीं थे। मोना तिवारी, मुझे लगता है कि जब तक प्रमोद तिवारी रहेंगे उनके परिवार की या उनकी बेटी को रामपुर खास से कोई हरा नहीं पाएगा। और जो दूसरा कैंडिडेट है वो भी जो महाराजगंज के विधायक जीते हैं, वो भी अपनी बदौलत, अपनी छवि के बदौलत जीते हैं। तो जब आपके विधानसभा में 2 प्रत्याशी हैं, राहुल गांधी अमेठी हार चुके हैं, एक रायबरेली से आपकी सांसद है सोनिया गांधी जी, तो अब आप जमीनी धरातल पर अपनी स्थिति देख करके अगर अखिलेश यादव के लिए स्पेस नहीं देंगे और 2-2 हाथ टकराएंगे तो मामला ख़त्म है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के पास एक भी सीट नहीं है। आप सीपीएम के साथ समझौता करेंगे तो ममता बनर्जी का भड़कना तय है। इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि 122 सीटें जो हैं, जो करीब करीब 1/4 तो नहीं, थोड़ा कम, ये 122 सीटों पर विपक्ष बहुत बड़ी चुनौती है। और इन दोनों राज्यों में बीजेपी विपक्ष में दरार की वजह से बहुत ज़्यादा मजबूत दिखाई देती है। ठीक है राजीव, मैं अब